साइमन कमीशन ब्रिटिश इंडिया में नाकाम क्यों हुआ और इंडियंस ने इसको बुरी तरह से रिजेक्ट किया, कंडेम किया, और ये कमीशन बेसिकली इंडिया में करने क्या आया था, इन सब बातों को आज हम देखेंगे। मेरा नाम है इकरा नवाज एंड आई वेलकम यू टू CSS गाइड। सो लेट्स बिगिन। बेसिकली इंडियन काउंसिल एक्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट पास कर रही थी, उससे जो इंडियंस हैं उनकी एक डेमोक्रेटिक ट्रेनिंग हो रही थी। सो वो चाहते थे कि हमें ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाए, गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सितंबर 1925 को एक रेजोल्यूशन पेश की सेंट्रल असेंबली में, जिसमें उन्होंने कहा कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को एडवाइस ये देंगे कि क्यों ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ऐसे फंडामेंटल चेंजेस लेकर आए जा सकें जिससे गवर्नमेंट को फुली रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सके। ठीक है, जिसके लिए उन्होंने एक और चीज़ सजेस्ट की। उन्होंने कहा कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है उसको कॉल करते हैं, जिसके अंदर तमाम कम्युनिटीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनको बुलाया जाएगा और एक रिपोर्ट या एक स्कीम जो है उसको प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, उस स्कीम को हम लेजिस्लेटिव असेंबली के अप्रूवल के लिए भेजेंगे और जब लेजिस्लेटिव असेंबली उसको अप्रूव कर देगी तो हम उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबमिट करवा देंगे। ठीक है, अब इन दो पॉइंट से ये बात क्लियर हो गई कि इंडियंस जो हैं वो कुछ चेंजेस, फंडामेंटल चेंजेस चाह रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, किस लिए कि हम गवर्नमेंट को फुली रिस्पॉन्सिबल बना सकें। तो इंडियंस की ये डिज़ायर थी। अब ब्रिटिश इंडिया ने क्या किया, उन्होंने ये किया कि उन्होंने फिर नवंबर 1927 के अंदर एक कमीशन अपॉइंट किया। ठीक है, जिसको हेड कर रहे थे जॉन साइमन। अब मसला ये था कि इस कमीशन के अंदर कोई भी इंडियन शामिल नहीं था। ठीक है, क्यों? क्योंकि इट वाज कंपोज्ड इंटायरली ऑफ इंग्लिशमैन। साइमन जो थे वो इसको हेड कर रहे थे और इसको अपॉइंट क्यों किया गया, ये कमीशन क्या करने आया था यहाँ पे, वो ये था कि कमीशन को कहा गया कि आपने हमें ये भी पता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट जो था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, जिसको हम मोंटेग्यू चेंज फॉर रिफॉर्म्स भी कहते हैं, उसके अंदर ये बात तय हुई थी कि 10 साल बाद एक कमीशन आएगा, वो इस ये जो एक्ट है 1919 का, इसकी वर्किंग को देखेगा और फिर हमें एक रिपोर्ट बना के देगा कि क्या 1919 का जो काउंसिल एक्ट है उसने ठीक तरह से फंक्शन किया कि नहीं, किस तरह की रिफॉर्म्स आने वाले वक्त में इंडिया में चाहिए होंगे। तो इस चीज़ के लिए इसको अपॉइंट किया गया। ठीक है, उसको कहा गया कि इन 1919 से लेकर 1927 तक इस एक्ट ने किस तरह से फंक्शन किया, जो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस थे उनकी क्या डेवलपमेंट रही है, एजुकेशन सेक्टर की ग्रोथ किस कदर हुई है। ठीक है, सिर्फ ये चीज़ें देखने के लिए भी नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ये रिपोर्ट में जो इसके हेड हैं और ये जो मेंबर्स हैं साइमन कमीशन के, वो ब्रिटिश इंडिया, वो ब्रिटिशर्स को रिकमेंडेशंस भी दे सकते हैं कि आने वाले टाइम में कौन कौन सी प्रोविजंस जो हैं या कौन कौन से प्रिंसिपल्स जो हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनकॉर्पोरेट किए जा सकते हैं, और उनसे सजेशंस मांगी गई। ओके, अब हम देखते हैं कि इंडियंस ने इस पे क्या रिएक्ट किया। जैसे ही साइमन कमीशन जो थे वो यहाँ पे आए, इनका बायकॉट किया गया, और इनका बायकॉट सिर्फ ये नहीं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं गया, बल्कि जितनी भी रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में काम कर रही थी उन सब ने साइमन कमीशन को बायकॉट किया। इसके अलावा क्या किया गया कि बहुत सारी रेजोल्यूशंस जो थी वो पास की गई, किस लिए, उनके इस एक्ट को कंडेम करने के लिए कि इस कमीशन के अंदर कोई भी इंडियन इंक्लूडेड नहीं है। देखो ना, जब आप इंडिया के अंदर इंडिया की जो गवर्नमेंट की वर्किंग को चेक करने आ रहे हो तो उसको रन तो इंडियंस कर रहे हैं ना। तो आपको नहीं लगता कि जो लोग सिस्टम के अंदर रह के सिस्टम को चला रहे हैं उनको कमीशन में बिठाया जाए, ताकि वो आपको जेन्युइन रिकमेंडेशंस दे सकें कि जो सिस्टम करंटली चल रहा है उसके अंदर क्या क्या ड्रॉबैक्स चल रहे हैं जिन्हें हमें ठीक करना चाहिए, या फर्दर कौन से ऐसी प्रोविजंस हैं जो हमें इनकॉर्पोरेट कर देनी चाहिए जिससे ये फंक्शन, जो ये सिस्टम है, ये मज़ीद अच्छे से काम करेगा। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस लिया गया कि इंडियंस को क्यों इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक है,
सो जिस दिन ये कमीशन इंडिया में लैंड किया, पूरे मुल्क में एक हड़ताल जो थी वो ऑब्जर्व की गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो कमीशन है इनको ब्लैक फ्लैग्स के साथ ग्रीट किया गया, ठीक है, और इनके साथ किसी ने भी कोऑपरेट नहीं किया, ठीक है। यानी आप यूँ समझ लें कि सेंट्रल असेंबली के मेंबर्स ने भी इनके साथ कोई कोऑपरेट नहीं किया इस कमीशन के साथ। सो ये बात प्रूव होगी कि ब्रिटिशर्स ने जो स्टेप इंडियंस को प्लीज़ करने के लिए उठाया था कि एक कमीशन जाएगा और इंडियंस को ये एक फील दी जाएगी कि अब मज़ीद हम कुछ रिफॉर्म्स लाने वाले हैं, तो ये सब उलट हो गया। इंडियंस ने इस चीज़ को बिल्कुल भी अच्छा, अब हम देखते हैं कि साइमन कमीशन जो था उसने जब काम किया ब्रिटिश इंडिया के अंदर और इंडियन कौंसिल एक्ट 1919 की फंक्शनिंग को फुली ऑब्जर्व किया, तो उस रिपोर्ट में उसने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी, ठीक है ना। तो हम देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो बात यह कि ये जो रिपोर्ट थी ये मई 1930 के अंदर उन्होंने पब्लिश कर दी, ठीक है। और जो बेसिक रिकमेंडेशन इन्होंने कहा कि एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। ये एक अच्छा पॉइंट भी था साइमन कमीशन का। उन्होंने कहा कि जो आपके प्रोविंसेस हैं उनको थोड़ी सी ऑटोनॉमी दी जाए। अब हम देखते हैं कि क्या रिकमेंडेशंस थी जो कि इस रिपोर्ट ने प्रेजेंट की। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जनाब जो प्रोविंसेस के अंदर डायरकी है उसको एबॉलिश कर दिया जाए। ये इंडियन कौंसिल एक्ट 1919 के अंदर ये जो डायरकी थी ये इंट्रोड्यूस करवाई गई थी ना, इन्होंने कहा कि नहीं, इसको एबॉलिश कर दिया जाए, ठीक है। और जो प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन होगी ना ये मिनिस्टर्स के हैंड ओवर की जाए, और जो मिनिस्टर्स होंगे ये लेजिस्लेचर जो हैं उनको रिस्पॉन्सिबल होंगे, उनको आंसर, ठीक है। दूसरी प्रोविजन क्या थी, उन्होंने कहा कि जो फ्रेंचाइज है उसको एक्सपेंड किया जाए। इसके अलावा जो है लेजिस्लेचर प्रोविंसेस के अंदर उसको इनलार्ज की जाए। उसके अलावा इन्होंने कहा कि जनाब हर सूबे की, हर प्रोविंस की अपनी एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होनी चाहिए, ठीक है। और जो उसके रिप्रेजेंटेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर या सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर उसको स्ट्रेंथन किया जाए। ये भी एक गुड या प्लस पॉइंट था इसका। फिर उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश इंडिया है उसके अंदर आप एक ना जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है ना उसको फेडरल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हम रीफैशन करेंगे या रीफैशन की जाए, ठीक है। फेडरल असेंबली के जो मेंबर्स होने चाहिए वो, यानी कि उसको लोअर हाउस भी कहते हैं, लोअर हाउस के जो मेंबर्स होने चाहिए वो प्रोविजनल असेंबली से इलेक्ट होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हाँ, अब देखें कि इस रिकमेंडेशंस के अंदर ना सेंट्रल लेजिस्लेचर के लिए तो रिकमेंडेशंस इन्होंने दी, लेकिन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के लिए कोई एज सच जो रिकमेंडेशंस थी वो नहीं दी गई। वो जिस फुटिंग के ऊपर पहले काम करी थी वैसे ही काम करेगी। देयर वाज नो सब्सटेंशियल चेंज रिकमेंडेड फॉर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट कुड कंटिन्यू टू बी कंपोज्ड ऑफ ऑफिशियल नॉमिनीज, और इसके अलावा नॉन ऑफिशियल नॉमिनीज भी थे इसके अंदर, ठीक है, जो कि लेजिस्लेचर को बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, राइट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसके अलावा क्या हुआ, उसने कहा कि सेंटर में भी कोई डायरकी इंट्रोड्यूस नहीं करवाई जाएगी, ठीक है। द रिपोर्ट सेड दैट ऑल इंडियन फेडरेशन वुड सेट अप इन द डिस्टेंट फ्यूचर, यानी कि जो वादा या जो रिकमेंडेशन इन्होंने दी कि जनाब एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इस्टेब्लिश की जाएगी। अब जाहिर सी बात है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ही होगी, लेकिन इन्होंने कहा कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। तो ये एक फुली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट था, ठीक है। सो अगर हम इस पूरे कमीशन को कंक्लूड करें तो ये कमीशन जो था इसको इंडियंस ने रिजेक्ट किया। सो दिस रिपोर्ट जो थी ये फुली फेल हुई, इसको इंडियंस ने कोई वो नहीं करवाई, ठीक है। सो दिस रिपोर्ट वाज जनरली कंडेम्ड बाय इंडियंस, इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ ब्रिटिशर्स को। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।